नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच चुकी है। कई समय से पूरी दुनिया का ध्यान इस मुद्दे पर है और ये है ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुआ 12 दिन का तनावपूर्ण संघर्ष, वो जंग जिसे दुनिया अब 12 डे वॉर के नाम से जान रही है। लेकिन ये युद्ध शुरू क्यों हुआ था, इसका असर क्या हुआ और अब आगे क्या होने वाला है, आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कल्पना कीजिए, दो पड़ोसी देश हैं जो सालों से एक दूसरे को शक की नजरों से देखते हैं। एक है इजराइल, एक छोटा मगर ताकतवर देश जिसके पास अमेरिका जैसे दोस्त और आधुनिक हथियार हैं, और दूसरा है ईरान, एक बड़ा और महत्वाकांक्षी देश जो अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए जाना जाता है। इन दोनों के बीच सालों से तनाव रहा है, लेकिन 12 जून 2025 को यह तनाव एकदम से विस्फोटक हो गया। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया। इजराइल का कहना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब इतना खतरनाक हो गया है कि वो कुछ ही दिनों में परमाणु हथियार बना सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु खतरे को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान ने इसका जवाब दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी इजराइल ने नातांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमले किए। अभी समझिए कि ये 12 दिन का युद्ध कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, ये था एक हाई स्केल खेल, एक हाईटेक वॉर, जैसे दो शतरंज के उस्तादों की बाजी। इजराइल ने अपने आधुनिक वायुसेना और अमेरिका के समर्थन से ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जिनमें फरीदीन अब्बासी जैसे नाम शामिल थे। इजराइल ने तेहरान में कई सरकारी और सैन्य इमारतों को भी निशाना बनाया, जिसमें एवेंजेल पर हमला भी शामिल था, जिसमें 71 लोग मारे गए। लेकिन ईरान भी चुप नहीं रहा, उसने जवाबी हमले किए, जिन्हें उसने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन का नाम दिया था। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। इनमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों में नुकसान पहुंचाया। इजराइल में 28 लोग मारे गए, ज्यादातर जो आम नागरिक थे। एक मिसाइल तो बीरशेबा के एक अस्पताल पर गिरी, जिसमें 32 लोग घायल हुए हैं। अब जरा इस युद्ध के इंसानी चेहरे की बात करते हैं। युद्ध सिर्फ मिसाइलों और हथियारों की कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की भी कहानी है जिनकी जिंदगियां इस युद्ध में उजड़ गई। ईरान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 627 लोग मारे गए और करीब 4870 लोग घायल हुए हैं। इनमें से आम नागरिक, बच्चे और यहाँ तक कि जेल में बंद लोग भी शामिल हैं। इजराइल के हमलों ने तेहरान जैसे शहरों में तबाही मचाई, जहां लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए। दूसरी तरफ इजराइल में भी आम लोग डर के साए में रहे। हाइफा और बीरशेबा जैसे शहरों में मिसाइलों की बारिश हुई, लोग बम शेल्टर में छिपने को मजबूर हो गए थे। लेकिन इस युद्ध का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा। भारत ने अपने 4400 से ज्यादा नागरिकों को ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजराइल से निकाला है। दुनिया के दूसरे देशों ने भी अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए उड़ानें शुरू की। 12 दिन बाद 24 जून 2025 को एक चमत्कार हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम हो गया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ट्रंप ने कतर और अन्य देशों की मदद से दोनों देशों के बीच बातचीत करवाई। शुरुआत में सीज फायर टूटता नजर आया, क्योंकि दोनों तरफ से मिसाइलें चली हैं। ट्रंप ने दोनों देशों को फटकार भी लगाई, खासकर इजराइल को, कि शांत हो जाओ। ट्रंप का दावा था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा कि नुकसान कुछ महीनों का ही है, क्योंकि ईरान ने अपनी कुछ समृद्ध जो यूरेनियम है उसे पहले ही सुरक्षित जगह ले जाया गया था, और इस वजह से जो नुकसान है वो कुछ समय के ही लिए होगा। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इसे अपनी जीत बताया है और कहा है कि इजराइल को करारा थप्पड़ मारा गया है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। नातांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे ठिकानों को गंभीर क्षति पहुंची है, काफी नुकसान हुआ है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने भी बताया है कि ईरान ने IAEA के साथ सहयोग बंद करने का फैसला किया, जो भविष्य में फ्यूचर में और ज्यादा तनाव पैदा कर सकता है। ईरान में जो सरकार ने इस युद्ध के बाद सैकड़ों लोगों को जासूसी के शक में भी गिरफ्तार किया और कुछ को फांसी भी दी गई है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये गिरफ्तारियां और फांसी निष्पक्ष ट्रायल के बिना हो रही है, जिससे डर का माहौल है।
दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के परमाणु खतरे को कई साल पीछे धकेल दिया है, लेकिन क्या ये शांति लंबे समय तक रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल की कहानी नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व में तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराया है, जिससे तेल की कीमतें हिल गई हैं। भारत जैसे देश जो तेल के लिए मध्य पूर्व पर ही निर्भर हैं, इस तनाव से प्रभावित हुए हैं। साथ ही इस युद्ध ने रूस, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया है। तो ये थी ईरान इजराइल के बीच 12 दिन 12 डे वॉर की युद्ध की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि शांति कितनी नाजुक हो सकती है और युद्ध का असर कितना गहरा। लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। ट्रंप ने कहा है कि वो अगले हफ्ते ईरान से बातचीत करेंगे। क्या ये बातचीत मध्य पूर्व में स्थायी शांति ला पाएगी या ये सिर्फ एक और तनाव का इंतजार है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। הם בנו בעצם 3 מסלולי השמדה. אחד, טבעת החנק. תוכנית להשמדת ישראל באמצעות הציר. השני, תוכנית להשמדת ישראל באיום טילאי. והשלישי, תוכנית להשמדת ישראל באיום גרעיני. זה רזון דטר של המשטר. זה לא הסיבה היחידה שהם רוצים להשמיד אותנו, ואנחנו לא המטרה העיקרית שלהם. אבל כדי לממש את המטרות העיקריות, הם חייבים לסלק אותנו. אי אפשר לכבוש את המזרח התיכון בלי להשמיד את ישראל. ואם אין ישראל, המזרח התיכון קורס מיד. ייצר לנו איום לא פחות חזק ואפילו יותר גדול ממה שהאיום הפן הערבי בשיאו איים עלינו. ועדיין מאיים עלינו. מה עם ארצות הברית? ואני אמרתי לכם שאנחנו נעשה הכל כדי לרתום אותה, אבל זה לא תנאי. Well, I know that Mr. Dermer is in Washington this week to meet with senior officials here at the White House. I also know that this administration is in constant communication with Israeli leadership, and the president himself speaks frequently, as you know, to Prime Minister Netanyahu. But this has been a priority for the president since he took office, to end this brutal war in Gaza. It is because of this president that humanitarian aid is being brought into the region. It's heartbreaking to see the images that have come out from both Israel and Gaza throughout this war, and the president wants to see it end. He wants to save lives, and however, the main priority for the president also remains to bring all of the hostages home out of Gaza. As you know, his tireless effort has brought home many of the hostages, including all of the American hostages who were held there. So he wants to see both things happen, and we're continuing to work very hard to do those things. צפוי לצאת בשבוע הבא לפגישות בארצות הברית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, עם סגן הנשיא ונס, עם מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי מרקו רוביו, עם שר ההגנה פיט הקסט, עם נציג הנשיא למזרח התיכון סטיב ויטקוף, עם שר המסחר. יש לנו כמה דברים, כן, לוטניק, אבל יש לנו כמה דברים לסגור לפני כן כדי להגיע להסכם הסחר בנוסף לדברים אחרים. פגישות עם ראשי הקונגרס והסנאט ופגישות ביטחוניות שאני לא אפרט כאן.